नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स में इनसाइट कैसे बढ़ाई जाए। डॉक्टर्स किस तरह के ट्रीटमेंट से स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स में या जो भी ऐसे पेशेंट्स हैं जिनमें साइकोटिक सिम्पटम्स आते हैं, जैसे कि एक्यूट साइकोटिक एपिसोड वाले पेशेंट, डिल्यूजनल डिसऑर्डर वाले पेशेंट, इन सब पेशेंट्स में इंसाइट कैसे बढ़ाई जा सकती है या डॉक्टर्स किन टेक्निक्स, किन थेरेपीज़ का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि पेशेंट्स अपने सिम्टम्स में, अपनी कंडीशन, अपनी बीमारी और अपने इलाज में भी इंसाइट लाएं और देखें कि किस तरह से वो सफ़र करते हैं, कैसे सिम्टम्स उनको आते हैं और जो ट्रीटमेंट उनको दिया जा रहा है या वो ले सकते हैं जो ट्रीटमेंट, वह कैसे उन्हें असर करेगा या कर रहा है। तो स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स में, बीमारी में, इलाज में पेशेंट के अंदर इस इंसाइट को बढ़ाने के लिए डॉक्टर्स बहुत एफर्ट्स लेते हैं और आम तौर पे देखा जाता है कि दवाइयाँ पूरी तरह से ये इंसाइट नहीं ला पाती। ज़्यादातर जो दवाइयाँ हैं, एंटीसाइकोटिक दवाएं जो पेशेंट्स को दी जाती हैं, वो सिम्टम्स के लिए दी जाती हैं। मतलब डिल्यूजन्स, हेलुसिनेशंस या कुछ जो नेगेटिव सिम्टम्स हैं, गुस्सा करता है पेशेंट या कुछ और अलग तरह की जो उसको नेगेटिव थिंकिंग या इमोशंस हैं, उनके लिए उसको दवाइयाँ दी जाती हैं जिन पर एंटीसाइकोटिक या कुछ एंग्जाइटी और डिप्रेशन की दवाएं काम करती हैं। पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से अलग अलग दवाइयाँ दी जाती हैं। तो डॉक्टर्स ऐसा देखते हैं कि पेशेंट की कंडीशन माइल्ड हो, मॉडरेट हो या सीवियर हो। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको अपनी बीमारी में इंसाइट आ ही नहीं पाती। पेशेंट के अंदर एक ऐसा कॉग्निटिव डेफिसिट आ जाता है, एक कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट हो जाती है जिसकी वजह से वो अपनी बीमारी और अपनी प्रॉब्लम में कभी इंसाइट डेवलप नहीं कर पाता। ये कहें कि स्किज़ोफ्रेनिया का जो बेसिक नेचर है उसके अंदर इंसाइट का ना होना ही रिस्पॉन्सिबल है कि पेशेंट को स्किज़ोफ्रेनिया है, मतलब उसको रियलिटी की ओरिएंटेशन नहीं है। स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट के मुकाबले बहुत से दूसरे न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स हो गए, जनरलाइज्ड एंग्जाइटी, फोबिया, पैनिक डिसऑर्डर, डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स, पीटीएसडी, ओसीडी। इन सब न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स में पेशेंट्स की इंसाइट अच्छी होती है। उन्हें पता होता है कि उन्हें किस तरह की प्रॉब्लम है, बीमारी है और किस तरह का इलाज वो लेते हैं। उन पेशेंट्स में जो न्यूरोकॉग्निटिव डेफिसिट होते हैं वो इतने सीवियर नहीं होते कि पेशेंट के अंदर इंसाइट ना रहे। जबकि स्किज़ोफ्रेनिया, जो कि एक न्यूरोलॉजिकल, न्यूरोसाइकाइट्रिक बीमारी है या जिसे न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर भी कहा जाता है, जिसके अंदर पेशेंट की जो कॉग्निटिव एबिलिटीज होती हैं वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होती हैं, डैमेज्ड होती हैं। और इन्हीं न्यूरोकॉग्निटिव डेफिसिट में से इंसाइट का ना होना भी शामिल है। तो इसलिए हम कहेंगे कि पेशेंट के अंदर जो ओवरऑल मेमोरी, जजमेंट, ओरिएंटेशन, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं, उन्हीं में एक प्रॉब्लम, एक डेफिसिट है इंसाइट का ना होना। यही वजह है कि अक्सर पेशेंट्स डिल्यूजन, हेलुसिनेशन से तो रिकवर कर जाते हैं पर उनकी इंसाइट पूरी तरह से नहीं आ पाती, क्योंकि ये एक अलग कॉग्निटिव डेफिसिट है जो हमारे ब्रेन में अफेक्टेड होता है, जिस वजह से पेशेंट की रिकवरी में भी मुश्किल हो जाती है और पेशेंट किसी ना किसी तरह से इन न्यूरोकॉग्निटिव डेफिसिट के कारण अपनी डैमेज और अपने डिसफंक्शन को एक्सपीरियंस करता रहता है। पूरी तरह से पेशेंट जो है वो रिकवर नहीं हो पाता है। तो ये फ्रंटल लोब में लाई करता है ये न्यूरोकॉग्निटिव डेफिसिट, जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर इंसाइट नहीं आ पाती। और इसका सबसे बड़ा जो परिणाम आता है वो ये कि पेशेंट जो है वो ट्रीटमेंट पर भी रेगुलर अपना एडहेरेंस नहीं रखता, मतलब वो ट्रीटमेंट की रेगुलरिटी मेंटेन नहीं करता, साथ ही साथ उसकी रिकवरी पूरी तरह से नहीं हो पाती। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फिर ये इंसाइट को कैसे बढ़ाया जा सकता है जिसका कि इतना बड़ा इंपैक्ट पेशेंट की रिकवरी और उसकी बीमारी पर होता है। क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे कि डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट पेशेंट की इस इंसाइट को बढ़ा सकें, जिससे कि पेशेंट जो है वो अपने इन न्यूरोकॉग्निटिव डेफिसिट्स को ओवरकम करके अपनी रिकवरी बेटर कर सके, अपने अंदर इंप्रूवमेंट ला सके, एक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ बना सके, अपनी लाइफ को बेहतर तरह से जी सके। दिमाग में सवाल जरूर आता है पेशेंट के फैमिली मेंबर्स में कि क्या इस इंसाइट को बढ़ाकर क्या हम पेशेंट को ऐसी बेटर कंडीशन में नहीं ले जा सकते जिससे कि वो अपना इलाज खुद लेने लगे, अपनी दवाइयाँ खुद ले, थेरेपी खुद ले, अपनी लाइफ को बेटर कर ले। और क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम दवाइयों के अलावा थेरेपी से, रिहैबिलिटेशन से, काउंसलिंग से इस इंसाइट को बेटर कर पाएं? तो इस वीडियो में मैं इसी कुछ इश्यूज पर आपसे डिस्कशन करूंगा कि कैसे इंसाइट जो है वो पेशेंट्स में बढ़ाई जा सकती है, स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स में, जिससे कि उनकी ट्रीटमेंट रिकवरी थोड़ी और बेटर हो जाए। तो यहां आगे बढ़ने से पहले कुछ बातें ध्यान देने की हैं।
कि बहुत कम ऐसे टारगेटेड इंटरवेंशंस, मतलब कि बहुत स्पेसिफिक इलाज जो है, स्ट्रेटजीज जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं जिससे कि पेशेंट्स में इंसाइट को बेटर किया जा सके, जो कि स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स हैं उनमें। हालांकि ये देखा जाता है कि कई सारे स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स वक्त के साथ अपने अंदर थोड़ी बहुत इंसाइट रखने लगते हैं। उनको अपनी समस्याओं के बारे में, अपने सिम्टम्स के बारे में, अपनी दवाओं और ट्रीटमेंट के बारे में थोड़ी बहुत तो इंसाइट आ जाती है, पर किसी ना किसी लेवल पर उनकी जो इंसाइट है वो इम्पेयर्ड रहती ही है। तो हम अक्सर ये कहेंगे कि शुरुआत में तो पेशेंट टोटल डिनाइल में था, कि उसको बिल्कुल भी पता नहीं था कि उसे बीमारी है। दूसरे लोगों ने उसे कंट्रोल किया, उसका इलाज करवाया, और धीरे 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 वक्त के साथ पेशेंट के अंदर इतनी तो इंसाइट आ ही जाती है, कुछ टाइम तो वो रेजिडुअल फेज में रहा ही होता है, जिससे कि उसको समझ में आ जाए कि उसको कोई बीमारी है और उसको इलाज किस चीज का दिया जा रहा है। आमतौर पर तो इंसाइट का मतलब सिर्फ इतना होता है कि बीमारी और सिम्टम्स के बारे में अवेयरनेस होना, और इलाज की ज़रूरत के बारे में अवेयरनेस होना, और इलाज क्या असर ला रहा है इसके बारे में अवेयरनेस होना। इंसाइट मतलब अवेयरनेस, जागरूकता, पहचान, समझ, उस चीज़ की इतनी सेंसिटिविटी हो। पर स्किज़ोफ्रेनिया के एक मामले में इंसाइट जो है वो थोड़ा मल्टी डायमेंशनल है। मतलब इसमें बीमारी की अवेयरनेस, बीमारी के जो लक्षण हैं उनकी अवेयरनेस, बीमारी का हमारे लाइफ पर इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है उसकी अवेयरनेस, और साथ ही साथ इन सिम्टम्स की एट्रीब्यूशन वो भी मायने रखती है। मतलब कि पेशेंट अपने सिम्टम्स को किसे एट्रीब्यूट कर रहा है। वो आसपास के बाहरी लोगों को एट्रीब्यूट कर रहा है कि उनके कारण मेरे अंदर ये समस्याएं हैं। वो कुछ बड़ी दैवीय शक्तियों को ऐसा एट्रीब्यूशन दे रहा है कि भाई मेरे को जो है कंट्रोल करनी है बाहर की ताकतें, या वो अपने शरीर के किसी लक्षण, सिम्टम्स को एट्रीब्यूट कर रहे हैं कि मेरे शरीर में कुछ परेशानी है, या शरीर में कोई डिवाइस है, या कुछ है जिसकी वजह से मेरी समस्याएं हैं। तो एट्रीब्यूशन भी यहां बहुत मैटर करती है। अगर एट्रीब्यूशन बहुत ही अनरियलिस्टिक होगी तो इंसाइट मतलब पुअर है। और इसी के साथ साथ जो और इंसाइट के मेन डायमेंशंस या टाइप्स होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं, वो ये कि पेशेंट ट्रीटमेंट को लेकर क्या इंसाइट रखता है, कि ट्रीटमेंट की जरूरत कितनी है, कौन से सिम्टम्स ट्रीटमेंट से दूर किए जा सकते हैं। भाई सिम्टम में जब अवेयरनेस होगी तभी तो ट्रीटमेंट में भी अवेयरनेस होगी। बीमारी को पहले एक्नॉलेज करेगा तभी तो पेशेंट ट्रीटमेंट को एक्नॉलेज कर पाएगा। पर कई मामलों में ऐसा होता है कि पेशेंट सिम्टम्स की अवेयरनेस नहीं रखता पर ट्रीटमेंट की अवेयरनेस रखता है, क्योंकि किसी तरह से उसको समझ आ चुकी होती है कि ट्रीटमेंट किसी चीज के लिए दिया जा रहा है। मे बी गुस्से के लिए, मे बी उसका माइंड शांत रखने के लिए, मे बी ओवर थिंकिंग को रोकने के लिए, या किसी भी चीज के लिए वो मान लेता है कि उसके अंदर दवा की जरूरत है, उसको दवा लेने के लिए कहा गया है तो उसे लेना चाहिए, और किसी तरह से उस पर असर आता है। तो किसी ना किसी लेवल पर पेशेंट के अंदर अवेयरनेस होती है, और कई सारे डोमेन्स जो है हम देखते हैं कि उसमें इंसाइट के जरूरी होते हैं। ये सारा जो इंसाइट का जो नेचर है, इंसाइट के जो डोमेन्स हैं, ये वेरी करते रहते हैं। किसी पेशेंट में एक टाइप का डोमेन ज्यादा प्रिडोमिनेंटली अफेक्टेड होगा, किसी के अंदर दूसरा डोमेन अफेक्टेड होगा। मतलब किसी को बीमारी की इंसाइट नहीं है तो किसी को इलाज की इंसाइट नहीं है, ऐसे चलता रहता है। किसी के अंदर एट्रीब्यूशन बहुत ही नेगेटिव आ रही है, किसी के अंदर एट्रीब्यूशन बेटर हो जाती है। मतलब बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो कहते हैं कि मुझे डिल्यूजन है, मुझे हेलुसिनेशन है, अपने इलाज के प्रति वो एडहेरेंस रखें, इसकी संभावनाएं फिर भी कम हो जाती हैं। तो अलग अलग तरह से पेशेंट जो है वो अपने बारे में इंसाइट रखते हैं, और वक्त के साथ भी ये जो इंसाइट है ये बदलती रहती है। मतलब हो सकता है कि ट्रीटमेंट की शुरुआत में वो बिल्कुल इंसाइट ना रखते हो, उन्हें लगता हो कि मेरे को सिर्फ ओवर थिंकिंग कंट्रोल करनी है। धीरे 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 वो समझ जाएं कि नहीं, मुझे डिल्यूजन्स कंट्रोल करनी है। थोड़े समय के बाद वो शायद ये समझ जाएं कि मुझे मूड के अंदर फर्क लाना है, कभी गुस्से के अंदर फर्क लाना है। तो अलग अलग टाइम पर उनकी इंसाइट का जो लेवल है, टाइप है, वो चेंज होता रहता है। इंसाइट के कम होने की वजह से जो सबसे ज़्यादा असर पड़ता है वो ये कि पेशेंट जो है वो ट्रीटमेंट पर एडहेरेंस नहीं देते, मतलब ट्रीटमेंट को रेगुलरली नहीं लेते। ज़्यादातर वही लोग स्किज़ोफ्रेनिया में हॉस्पिटलाइज होते हैं जिनमें इंसाइट कम होती है, मतलब इम्पेयर्ड इंसाइट है उनकी, पुअर इंसाइट जिसे कहते हैं। पेशेंट्स की कंडीशन की सीवियरिटी, सुसाइडल केसेस का बढ़ जाना, वायलेंस का होना, ये भी उनके इंसाइट के पुअर होने पर डिपेंड करता है। और इंसाइट के पुअर होने के साथ साथ अगर हम कहें कि ट्रीटमेंट एडहेरेंस को भी अगर हम बात करें तो गलत नहीं होगा। मतलब ये कहेंगे कि ये दोनों साथ साथ चलते हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ऐसा कह सकते हैं। जिस पेशेंट में ज़्यादा इंसाइट होती है, या ये कहें कि ट्रीटमेंट को लेकर ज़्यादा इंसाइट होती है, वो ट्रीटमेंट रेगुलर लेते हैं, तो इससे उनकी हॉस्पिटलाइजेशन भी कम रहती है, उनकी साइको सोशल फंक्शनिंग भी इंप्रूव हो जाती है। मतलब वो अपने जॉब पर, काम पर, बिजनेस पर ध्यान दे पाते हैं, घर के कामों पर ध्यान दे पाते हैं, अपने इंटरेस्ट की एक्टिविटीज़ को परस्यू कर पाते हैं।
और बड़े सारे जैसे दूसरे सोशलाइजेशन हो गया, इंटरेस्ट, हॉबीज हो गया, इसको परस्यू कर पाते हैं और अपनी डेली रेगुलर लाइफ स्टाइल मेंटेन कर पाते हैं। तो इंसाइट होना, ट्रीटमेंट एडहेरेंस होना और साइको सोशल फंक्शनिंग का बेटर होना, ये सारा आपस में रिलेटेड है। यहाँ इंसाइट के मामले में एक बड़ा इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है जो कि ज़्यादातर जो साइकाइट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, ऐसा मानते हैं कि इंसाइट का कम होना बेसिकली स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट के लिए एक कोपिंग स्ट्रेटजी है। मतलब वो इस सच्चाई से कि उसे बहुत बड़ी बीमारी है या उसको जो डिल्यूजन्स हैं वो सच नहीं है, उसको जो हेलुसिनेशंस हैं वो एक वहम है, इस बात से जूझने के लिए पेशेंट जो है वो कम इंसाइटफुल रहता है। मतलब क्या हुआ कि सच्चाई का सामना करने से हमारे को बहुत परेशानी होती है, हमारे को बहुत ही ज़्यादा पेन होगा, डिप्रेस्ड फील करेंगे। ऐसा देखा जाता है कि जब पेशेंट्स के अंदर ट्रीटमेंट की वजह से या जैसे भी जब उनके अंदर इंसाइट डेवलप होने लगती है तो पेशेंट्स डिप्रेस्ड हो जाते हैं। जब पेशेंट ठीक होने लगते हैं स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम से तो एक पोस्ट साइकोटिक डिप्रेशन जैसा एक फेज आता है जिसमें कि यह देखा जाता है कि पेशेंट के अंदर डिप्रेसिव एपिसोड या डिप्रेसिव सिम्टम्स आए हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अब रिकवर कर रहा है, या ये कहें कि वो अपने रिकवरी का सबसे पहला स्टेज होता है जब वो डिप्रेस्ड होता है क्योंकि उसके अंदर इंसाइट डेवलप हो रही है। ये सब पेशेंट्स में नहीं होता, कुछ पेशेंट्स में देखने में आता है। पर अक्सर ऐसा होता है कि जब पेशेंट अवेयर होता है कि उसको किस तरह की परेशानी है, वो रियलिटी को फेस करता है, वो अपने आसपास देखता है कि किस तरीके का इंपेयरमेंट और डिसफंक्शन उसकी लाइफ में हो चुका है, कितना उसने नुकसान झेला है, किस हद तक उसकी लाइफ जो है अफेक्ट हुई है उसके स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स की वजह से। जब वो इस बात के लिए अवेयर होता है तो उसके अंदर डिप्रेशन आ जाता है। ऐसे में वो उदास रहने लगता है, ऐसे में उसे लगता है कि उसको समझ आता है कि उसने लाइफ में क्या खोया, किस तरह का नुकसान वो झेल रहा है, कैसे वो अपने लिए और दूसरों के लिए एक बोझ बन गया है, कैसे उसकी इलनेस जो है उससे उसकी लाइफ अफेक्ट हुई है और शायद अब वो लाइफ में आगे बहुत कुछ अच्छा ना भी कर पाए। इस तरह की जो हताशा है वो पेशेंट के अंदर डिप्रेशन लाती है जब इंसाइट आती है। और साथ ही साथ वो पेशेंट जिनके अंदर इंसाइट नहीं होती, काफ़ी लंबे टाइम तक वो बिना इंसाइट के भी अपनी लाइफ को अगर मैनेज कर लें तो उनके अंदर डिप्रेशन का लेवल बहुत कम होता है। तो डिप्रेशन कम होना या डिप्रेशन ना होना लैक ऑफ इंसाइट के साथ कोरिलेटेड है, जुड़ा हुआ है। मतलब इंसाइट होगी तो डिप्रेस्ड फील करेगा पेशेंट, इंसाइट नहीं होगी तो पेशेंट फिर भी चीयरफुल दिखाई देगा। तो इस वजह से इंसाइट का आना डिफिकल्ट भी होता है पेशेंट में। पेशेंट सच्चाई नहीं देखना चाहता, फेस नहीं कर पाता अनकॉन्शियसली। और इसी वजह से हम ये कहेंगे कि इंसाइट का होना जरूरी भी है पेशेंट में, क्योंकि अगर वो ऐसा रहा तो कभी भी वो रिकवर नहीं कर पाएगा, अपनी इस बीमारी से बाहर नहीं आ पाएगा। तो अब हमने ये जाना कि किस तरह से इंसाइट जो है वो पेशेंट को अफेक्ट करती है और क्यों इंसाइट का होना पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। बेसिकली इंसाइट जो है वो एक रिस्की मसला है, रिस्की मामला है, क्योंकि होना और ना होना दोनों पेशेंट के लिए हेल्पफुल है। होगी इंसाइट तो पेशेंट काफ़ी डिप्रेस्ड फील कर सकता है, नहीं होगी तो पेशेंट बहुत सीवियर कंडीशन में जा सकता है। पर फिर भी डॉक्टर्स जो हैं, थेरेपिस्ट जो हैं, वो इंसाइट को बढ़ाने के एफर्ट्स लेते ही हैं, उसके लिए कोई ना कोई स्ट्रेटजीज डिज़ाइन करते ही हैं। सबसे जो कॉमन जो अप्रोच है जो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं वो होती है साइको एजुकेशन। साइको एजुकेशन सबसे कॉमनली और सबसे पहले इस्तेमाल में लाई जाने वाली एक ऐसी स्ट्रेटजी होती है जिससे कि पेशेंट को अपनी बीमारी के बारे में एजुकेट किया जाता है। मतलब पेशेंट को बताया जाता है कि उसे किस तरह की बीमारी है, स्किज़ोफ्रेनिया क्या होता है, कौन से सिम्टम्स होते हैं, उन्हें जो वहम हो रहा है या उनके मन में जो काल्पनिक विचार हैं, डिल्यूजन्स हैं, वो क्या होती हैं, वो किस तरह से स्किज़ोफ्रेनिया को कैरेक्टराइज करती हैं, हेलुसिनेशन क्या होती है, नेगेटिव सिम्टम्स क्या होते हैं, और उसके इम्पैक्ट के बारे में, स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में वो पेशेंट के कॉन्टेक्स्ट में बताते हैं, पेशेंट के हिसाब से बताते हैं। तो ये साइको एजुकेशन जो है ये सबसे ज़्यादा काम में लाई जाने वाली अप्रोच है, सबसे शुरुआती अप्रोच है जो कि साइकोलॉजिस्ट ट्रीटमेंट शुरू करते ही देना शुरू कर देते हैं। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ओसीडी सब केसेस में इसी को अप्रोच को यूज़ किया जाता है। तो स्किज़ोफ्रेनिया में भी ये कॉमन ट्रेंड होता है कि पेशेंट को एजुकेट करो, या पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स को भी एजुकेट करना पड़ता है। पर साइको एजुकेशन पर जो भी रिसर्च हुई है वो बड़े मिक्स्ड रिजल्ट लाती है, और कई सारे ऐसे साइकोलॉजिस्ट का देखना है कि साइको एजुकेशन पूरी तरह से हेल्पफुल नहीं होती, क्योंकि पेशेंट को बेसिक एक रैपो, बेसिक एक रिलेशनशिप बनाना ज़रूरी है डॉक्टर के साथ, जो कि इंसाइट ना होने की वजह से या पेशेंट की जो सिम्टम्स हैं वो इतने हावी होते हैं जिस वजह से पेशेंट जो है वो डॉक्टर की बात को ना सुन पाता है, ना समझ पाता है, और ना उसको किसी तरह से कॉम्प्रीहेंड करके अपने ऊपर अप्लाई कर पाता है। तो नॉलेज तब काम आएगी जब नॉलेज ना ही सिर्फ पेशेंट ले, उसको अप्लाई भी कर पाए और उसके थिंकिंग स्टाइल में, थिंकिंग के अंदर चेंज आए।
ये सब आ नहीं पाता, क्योंकि अगर ये होता तो शायद उसके ये डिल्यूजन और ये जो लैक ऑफ इंसाइट है ये होता ही ना। तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट साइको एजुकेशन देते हैं पेशेंट को और पेशेंट के फैमिली मेंबर्स को, जो कि उनके हालात, उनकी कंडीशन, उनके सिम्टम्स के हिसाब से मॉडिफाई किया जाता है और पेशेंट के कंटेक्स्ट के हिसाब से समझाया जाता है। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक आती है जिसे कहते हैं मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग। ये बहुत हेल्पफुल टेक्निक है। रिसर्चेज में इसका बहुत अच्छा एविडेंस आया है कि ये पेशेंट्स को अपनी प्रॉब्लम को समझने में और ट्रीटमेंट को लेने में काफ़ी हेल्प करता है। ट्रीटमेंट को लेकर पेशेंट की मोटिवेशन बहुत बढ़ा देता है। ट्रीटमेंट एडहेरेंस मतलब बढ़ा देता है पेशेंट की, यानी कि हम कहेंगे कि इनसाइट का एक पार्ट तो बढ़ ही जाता है इससे। मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग जो है वो एक क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग स्टाइल होता है, जिसके अंदर की पेशेंट के अंदर एम्बीवैलेंस जो है अपने ट्रीटमेंट और अपने सिम्टम्स और अपने माहौल को लेकर उसको रिजॉल्व किया जाता है, रिड्यूस किया जाता है। एम्बीवैलेंस का मतलब होता है कि पेशेंट अपने आसपास के लोगों के प्रति, अपने प्रति, डॉक्टर्स के प्रति जितना पॉजिटिव रवैया रखता है, करीब करीब उतना ही नेगेटिव एटीट्यूड भी रखता है। तो ट्रीटमेंट लेना भी है, ट्रीटमेंट नहीं भी लेना है। मैं बीमार भी हूं पर मुझे कुछ नहीं हुआ है। मेरे पेरेंट्स, मेरे फैमिली मेंबर्स मेरे लिए सपोर्टिव भी हैं, पर वही मेरे सबसे बड़े दुश्मन हैं। उन्हीं के कारण मेरी सारी प्रॉब्लम्स हैं, वही मुझे लाइफ में आगे ग्रो नहीं करने देते। तो वहीं वो लोग मेरे को बड़ा प्यार करते हैं, मेरी केयर करते हैं, मेरे हमेशा साथ रहते हैं, मेरा सपोर्ट सिस्टम है, ऐसा भी मानता है। ट्रीटमेंट से मुझे मदद मिलेगी, दवाओं से, थेरेपी से मेरी हेल्प होगी, ये भी मानते हैं। और फिर कहते हैं कि मैं ट्रीटमेंट किस लिए लूँ, मैं तो खुद ही ठीक हो जाऊंगा, मैं तो लास्ट टाइम भी खुद ठीक हो गया था, तो इसलिए मुझे ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं, ऐसा भी मानते हैं। तो ये एम्बिवैलेंस को रिजॉल्व करने में मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत हेल्प करती है। और बड़े सारे सीवियर केसेस में मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग सबसे पहला एक स्ट्रेटजी होता है जो कि साइकोलॉजिस्ट यूज करते हैं, जिससे कि पेशेंट को मोटिवेट किया जाता है उसको अपने ट्रीटमेंट को लेने के लिए और अपनी बीमारी को पहचानने के लिए। मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग इतनी ज़्यादा इफेक्टिव होती है कि इसे ना ही सिर्फ स्किज़ोफ्रेनिया के केसेस में, बायपोलर, ओसीडी, एडिक्शन के केसेस में और दूसरी फिजिकल डिसीजेज के मामले में भी इसे यूज़ किया जाता है। जैसे कि एचआईवी रिस्क होता है, जिनमें एचआईवी के से जो इन्फेक्टेड होते हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, कैंसर के पेशेंट होते हैं, कई तरह के पेशेंट्स में भी इसको अप्लाई किया जाता है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे जाते हैं। नेक्स्ट जो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली टेक्निक है जिसे कहते हैं कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, सीबीटी। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी वैसे तो पूरी एक थेरेप्यूटिक मोडालिटी होती है, पर इसके अंदर कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो कि स्पेसिफिकली पेशेंट की थिंकिंग को टारगेट करते हैं, जिसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि पेशेंट की इनसाइट का ना होना उसका एक बिलीफ है। वो ऐसा मानता है कि उसको कोई बीमारी नहीं है। इस बिलीफ को, इस परसेप्शन को टारगेट किया जा सकता है थेरेपी में, जिससे कि पेशेंट की इनसाइट को बढ़ाया जा सकता है और उसको रियलाइज कराया जा सकता है, इनसाइट दिलाई जा सकती है कि उसे कोई प्रॉब्लम है, बीमारी है, सिम्टम है। वो प्रॉब्लम को, बीमारी को समझने लगता है और उसके प्रति एक बहुत ही वेल इन्फॉर्म्ड, एजुकेटेड एफर्ट्स लेने लगता है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, पेशेंट की इनसाइट को दिलाते हैं, उसको क्वेश्चन करवा के कि वो अपने सिम्टम्स पर, अपनी थिंकिंग पर क्वेश्चन करे कि जैसा वो सोच रहा है वो क्या सही है या वो गलत है। अगर वो गलत है तो कैसे ठीक किया जाए, और अगर वो सही है तो वो ऐसा क्यों देखता है। क्या सही मानने से उसकी हेल्प हो रही है, क्या वो अपनी लाइफ बेटर कर पा रहा है, और अगर उसको गलत मानता है तो क्या उसकी लाइफ पर कोई असर आ रहा है। इस तरह से देखकर, इस तरह से एनालाइज करके पेशेंट जब अपने थिंकिंग स्टाइल को करेक्ट करता है तो उसे हम कॉग्निटिव बिहेवियरल अप्रोचेस में टारगेट करते हैं। इस तरह से सिम्टम को, इनसाइट को टारगेट किया जाता है। तो बहुत सारे डॉक्टर्स क्या करते हैं, थेरेपिस्ट जिनकी मैं बात कर रहा हूं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, वो इनसाइट के ना होने को एक बिलीफ पैटर्न मान के चलते हैं। तो न्यूरोकॉग्निटिव डेफिसिट है वो तो सही है, साथ ही साथ और दूसरे सिम्टम्स के अलावा एक अलग सिम्टम है वो भी हम मान के चलेंगे, पर इसको हम कॉग्निटिवली भी अप्रोच कर सकते हैं। ये सीबीटी के अंदर हम टारगेट करते हैं। यूके में एक स्टडी हुई थी जिसमें नर्सेज ने, जो नर्स थी वहां की, साइकाइट्रिक नर्स, उन्होंने कुछ पेशेंट्स को ये सीबीटी प्रोवाइड की थी, जिनको कि ट्रेन किया गया था सीबीटी देने में। तो उन्होंने देखा कि पेशेंट की ट्रीटमेंट एडहेरेंस को बढ़ाने में और उसकी लॉन्ग टर्म रिकवरी में बहुत कंट्रीब्यूशन हुआ इस सीबीटी को देने का। मतलब जब उनके अंदर सीबीटी के थ्रू इंसाइट डेवलप की गई, यहां बात इंसाइट डेवलप करने की आ रही है। सीबीटी तो डिल्यूजन्स के लिए भी दी जा सकती है, हेलुसिनेशंस के लिए भी दी जा सकती है, लाइफ में और बड़े सारे डिप्रेस्ड मूड, एंजाइटीज, प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए भी दी जा सकती है। यहां बात सिर्फ इंसाइट के लिए हो रही है। तो पेशेंट्स की जो इंसाइट जब बेटर की गई सीबीटी की मदद से, तो उनका जो ट्रीटमेंट एडहेरेंस था वो लंबे समय तक बना रहा और उनकी इंप्रूवमेंट भी बहुत अच्छी देखी गई, लंबे टाइम तक असर दिखा, और साथ ही साथ उनकी साइको सोशल फंक्शनिंग भी इंप्रूव हो गई।
वोकेशनल रिहैबिलिटेशन का भी काफ़ी हद तक असर आता है पेशेंट की इनसाइट को इम्प्रूव करने में, जब पेशेंट किसी स्किल को लर्न करने के लिए किसी रिहैबिलिटेशन ग्रुप का पार्ट बनता है, जहाँ पर उसको कुछ स्किल्स लर्न कराई जाती हैं, उसको थोड़ा उसका वर्किंग स्टेटस इम्प्रूव किया जाता है, उसको फंक्शनल बनाया जाता है, तो वहाँ भी धीरे 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 पेशेंट जो है वो इनसाइट लाने लगता है कि उसको अपनी ये जो वोकेशनल ट्रेनिंग जो उसे मिल रही है ये किस तरह से ज़रूरी है और उसको कैसे वो बेटर रखने में हेल्प करती है। तो दवाओं और दूसरे थेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट्स के अलावा वोकेशनल ट्रेनिंग भी पेशेंट को काफ़ी हद तक इम्प्रूव करने में हेल्प करती है, उसको इंसाइट देती है। इसका भी कई रिसर्चेज में इफेक्ट देखा गया है। नेक्स्ट जो एक बहुत अच्छी टेक्निक है जो कि हेल्प करती है पेशेंट्स को, वो है ग्रुप थेरेपी, ग्रुप इंटरवेंशंस। बड़े सारे स्किज़ोफ्रेनिक और साइकोटिक पेशेंट्स जो है उनको एक साथ बिठा के उनसे आपस में बात की जाए, उनके मन की बातें की जाए, उनको और कई तरीके की थेरेप्यूटिक टेक्निक से उनको क्वेश्चन किया जाए, उनकी इंटरव्यूइंग की जाए, वो आपस में अपने बारे में सारी चीज़ें शेयर करें, अपने सिम्टम्स, अपने डिस्ट्रेस, अपनी फंक्शनिंग के बारे में, अपनी सोच के बारे में। तो धीरे 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 पेशेंट के अंदर दूसरों को देखकर इंसाइट डेवलप होती है कि दूसरे भी इस तरह से सफर कर रहे हैं, ये सब प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, मैं भी इस तरह की प्रॉब्लम्स फेस कर रहा हूं या कर रही हूं। तो उनके अंदर इंसाइट आने लगती है अपनी प्रॉब्लम को लेकर, वो समझने लगते हैं कि कहीं ना कहीं वो भी इसी तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और इस तरह से ट्रीटमेंट लेकर जैसे दूसरों को हेल्प मिली ऐसे ही वो भी अपनी कंडीशन को काफी बेटर कर सकते हैं। जिन लोगों को पहला एपिसोड साइकोसिस का होता है, जिसे हम फर्स्ट एपिसोड साइकोसिस एफईपी कह के भी बोलते हैं, फर्स्ट एपिसोड साइकोटिक या स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स में ग्रुप थेरेपीज का काफ़ी यूज़ किया गया है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर हम पहले एपिसोड के बाद अगर पेशेंट को अच्छे से एजुकेट कर दें, उसको समझा दें, उसको सिखा दें अगर उसकी प्रॉब्लम के बारे में, तो फ्यूचर में बहुत हद तक जो उसकी सीवियरिटी है उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। पेशेंट अपने को अकेला महसूस नहीं करता और साथ ही साथ पेशेंट की ट्रीटमेंट एडहेरेंस बनी रहती है और वो काफ़ी हद तक फंक्शनल हो जाता है और उसके फ्यूचर एपिसोड जो है वो प्रिवेंट हो जाते हैं, वो अपनी लाइफ को बेटर तरीके से रिकवर कर पाता है। तो ग्रुप थेरेपी जब फर्स्ट एपिसोड साइकोटिक्स में दी गई तो देखा कि उनके अंदर जो स्टिग्मा था वो अपनी प्रॉब्लम को लेकर कम हुआ, उनको ट्रीटमेंट के बारे में काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस आई, उनको अपनी इलनेस की प्रेजेंस और इलनेस के इम्पैक्ट को देखने में समझने में काफ़ी हद तक हेल्प हुई। उनके अंदर जो डिनाइल था अपनी प्रॉब्लम को लेकर, अपने सिम्टम्स को लेकर कि ये जो पैरानॉइड डिल्यूजन्स हैं वो सच में ऐसे होते हैं, ये जो डिनाई करते थे कि नहीं ये कोई सिम्टम नहीं है, ये रियलिटी में ऐसा होता है, वो भी कम हुआ। तो इस तरह के बहुत सारे एरियाज में रिकवरी देखी गई। इनफैक्ट फैमिली में भी वो ज़्यादा अच्छे तरीके से इंटीग्रेट कर पाए, सोसाइटी, अपने कॉलेज में, स्कूल में, अपने वर्क प्लेस पर ज़्यादा अच्छे तरह से वो इंटीग्रेट कर पाते हैं, उसका हिस्सा बन पाते हैं जब उनको ग्रुप इंटरवेंशंस दी गई। तो ये जो फर्स्ट एपिसोड साइकोटिक्स होते हैं, इनके अंदर जो ट्रीटमेंट देते हैं डॉक्टर्स, उनका ऐसा मानना है कि जितना जल्दी से जल्दी हम ग्रुप इंटरवेंशन या किसी भी तरीके से और कोई कॉग्निटिव बिहेवियरल या मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग वाली इंटरवेंशन अगर हम स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स को बहुत अर्ली फेजेस में दे दें, सक्सेसफुली दे दें, अच्छे से पेशेंट अपनी इंसाइट को रिकवर कर सके, इंसाइट ला सके अपनी प्रॉब्लम में, उतना ही अच्छा इसका आउटकम होता है। मतलब फ्यूचर में हॉस्पिटलाइजेशंस कम होंगी, दवाइयां कम लेनी पड़ेंगी, जल्दी पेशेंट रिकवर करेगा, साइको सोशली वो ज़्यादा अच्छे से फिट होके फंक्शन कर पाएगा। ये सारी चीज़ें देखने में आ सकती हैं अगर हम इंसाइट को टारगेट करने वाली इंटरवेंशंस बहुत अर्ली स्टेजेस ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया में दे पाएं, जो कि हम कहेंगे कि सबसे पहले हमें फर्स्ट एपिसोड में ही दे देनी चाहिए। सबसे ज़रूरी यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है जो मैं अंत में कहना चाहूँगा इस वीडियो के, कि कॉन्फ्रंटेशनल अप्रोच को जितना हो सके उतना अवॉइड किया जाए। कॉन्फ्रंटेशनल अप्रोच का मतलब क्या होता है कि डायरेक्टली बोलना कि तुम जो सोचते हो वो मन का वहम है, कि पेशेंट जो डिल्यूजन है, उसको जो हेलुसिनेशन है, ये सब बेकार है, ऐसा कुछ नहीं होता, उसके मन का वहम है, ऐसा कुछ नहीं है, वो गलत सोच रहा है। अक्सर ये देखने में आता है कि साइकाइट्रिस्ट सीधे तौर पे बोल देते हैं पेशेंट को कि ये तुम्हारे मन का वहम है, ऐसा कुछ नहीं होता, तुम कुछ भी सोचते रहते हो, या तुम जो भी सोच रहे हो वो सब डिल्यूजन है, ऐसा रियलिटी में नहीं होता, तुम गलत सोचते हो। तो पेशेंट के उस डिल्यूजनल या हेलुसिनेशन वाले एक्सपीरियंस को सीधे तौर पे गलत कह देना, इनवैलिड कह देना, ये एक आर्गुमेंटेटिव एटीट्यूड डेवलप कर देता है, पेशेंट के अंदर आर्गुमेंटेशन आ जाती है और इस वजह से पेशेंट की ना ही सिर्फ थेरेपी इफेक्ट होती है, ट्रीटमेंट भी लेना वो पसंद नहीं करता, डॉक्टर्स के पास जाना पसंद नहीं करता और पेशेंट की रिकवरी भी मुश्किल होगी, साथ ही साथ पेशेंट की कंडीशन और वर्स हो सकती है। तो ये बिल्कुल गलत एटीट्यूड है। साथ ही साथ फैमिली मेंबर्स को भी कॉन्फ्रंटेशनल एटीट्यूड नहीं रखना चाहिए। तो डॉक्टर्स के लिए ये जरूरी है, वो बात तो समझ में आती है, और वैसे भी थोड़े ही डॉक्टर्स हैं जो इस तरीके का एटीट्यूड रखते हैं कि सीधे बोलते हैं कि भाई तुम जो हो गलत सोच रहे हो। थेरेपिस्ट तो बिल्कुल नहीं बोलते। थेरेपिस्ट तो जबकि बढ़ावा देते हैं कि पेशेंट जो बोल रहा है उसको सुनो, उसको समझो और उसको वैलिडेट करो, मानो कि वो जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है, सच बोल रहा है, क्योंकि वो उसका एक्सपीरियंस है। पर डॉक्टर के साथ साथ
ये चीज फैमिली मेंबर्स के लिए उतना ही ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर टाइम पेशेंट जो है वो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ स्पेंड करता है। पूरा दिन अगर उसके फैमिली मेंबर्स उसे ये कहते रहेंगे तू ज्यादा सोचता है, ज्यादा सोचती है, बेकार की बातों में समय खराब कर रही है, कुछ काम नहीं करती है, सारा टाइम यहाँ पर पड़े रहकर तू अपने बारे में सोचती रहती है, अपने डिल्यूजन्स में लगा रहता है, तेरे को कुछ करना नहीं है, पता नहीं क्या वहम मन में पाले हुए हैं तूने, सब बेकार की बातें सोच रहा है। ये सारी चीजें जो कॉन्फ्रंटेशनल, सीधे तौर पे सिरे से नकार देना, ये कहना कि भाई तुम्हारा जो एक्सपीरियंस है वो वैलिड नहीं है, ये बहुत घातक होता है। पेशेंट वॉयलेंट हो सकता है और पेशेंट जो है वो अपने ट्रीटमेंट को छोड़ सकता है और इससे कोई इंसाइट नहीं आती। दूसरे लोगों के लिए ये वहम होगा, दूसरे लोगों के लिए डिल्यूजन होगा, पेशेंट के लिए डिल्यूजन नहीं है। इसीलिए मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग, सीबीटी, साइको एजुकेशन, ये सारे रास्ते, ये सारे तरीके अपनाने पड़ते हैं। अगर इतना आसान होता कि पेशेंट को सीधा बोल के कह दें कि तेरे मन का वहम है और वो छोड़ देता, तो उसको स्किज़ोफ्रेनिया होता ही क्यों? उसको डिल्यूजन होता ही क्यों? वो पहले खुद ही सोच के उसको हटा चुका होता कि मेरे मन का ये वहम है, मुझे नहीं रखना। आपके मन में अगर कोई वहम का विचार आता है डॉक्टर के दिमाग में या किसी पेशेंट के फैमिली मेंबर के दिमाग में, तो वो सोच सकते हैं कि ये बेकार के विचार है, हमें ये नहीं सोचना, हम शायद थोड़ा एबनॉर्मली सोच रहे हैं या अनरियलिस्टिकली सोच रहे हैं। पेशेंट अगर ऐसा सोचता होता तो डिल्यूजन होती क्यों? पेशेंट को डिल्यूजन है मतलब कहीं ना कहीं उसकी थिंकिंग में एरर्स हैं। तो सीधे तौर पे कह देने से कि आपको ये वहम है, वहम हट नहीं जाएगा, उसके मन का ये डिल्यूजन हट नहीं जाएगा। तो कॉन्फ्रंटेशनल अप्रोच नहीं रखनी है। ज्यादा जो इफेक्ट होता है पेशेंट की कंडीशन पे वो होता है जब उसको एम्पैथेटिक तरीके से समझा जाए, एम्पैथिक अंडरस्टैंडिंग लाई जाए, उसके एक्सपीरियंस को वैलिडेट किया जाए और साथ ही साथ उसे धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप मोटिवेट करके अपने सिम्टम को छोड़ने में मोटिवेट किया जाए, मजबूर किया जाए कि वो आराम से खुद ही अपनी समझ से उसको छोड़ दे। धीरे 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 वो उसको क्वेश्चन करके उस पर रिफ्लेक्शन लाके, मतलब सेल्फ रिफ्लेक्ट करके वो उसको छोड़ पाए। इसमें डॉक्टर्स, थेरेपिस्ट जो है वो सिर्फ सहयोग देते हैं, धीरे धीरे उसको गाइड करते हैं और उसका एक गाइड के तौर पे काम करके उसको धीरे धीरे उससे बाहर निकालते हैं। एकदम सीधा आर्ग्यू करके, बहस करके, नकार के हम उसके दिमाग से वहम या डिल्यूजन नहीं निकाल सकते। बहुत से डॉक्टर्स ऐसा भी करते हैं कि पेशेंट्स को किसी एक ऐसे रिकवर्ड पेशेंट से मिलवाते हैं, जो कि अक्सर ग्रुप इंटरवेंशंस में बहुत कॉमनली होता है, जिसमें हम कहेंगे कि पीयर सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं, जहां पर वो सारे लोग जो रिकवर हो चुके होते हैं, कई सारे रिहैब सेंटर्स, इन पेशेंट जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, वहां पर वो कोई ना कोई ऐसा महीने में या वीक में कोई ऐसा डे रखते हैं जहां पर कि पेशेंट जो है जाते हैं और वो अपने टाइप के दूसरे पेशेंट से मिलते हैं जो अलग अलग लेवल ऑफ रिकवरी दिखा चुके हैं। तो कोई पेशेंट जो है वहां पर पूरी तरह से रिकवर हो चुके हैं, कुछ पेशेंट्स पार्शली रिकवर हुए हैं, तो कुछ बिल्कुल रिकवर नहीं हुए हैं। तो पेशेंट जो है वहां जाते हैं, मिलते हैं और ऐसे लोगों के बारे में सुनते हैं, समझते हैं, देखते हैं उनको कि वो किस तरह से रिकवर किए, दूसरे पेशेंट किस तरह से जूझे हैं इस प्रॉब्लम से। तो उनको देखकर जब वो एक रोल मॉडल क्रिएट करते हैं अपनी नजर में, अपनी लाइफ में, उस रोल मॉडल की मदद से उनको अपने इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने में ज्यादा हेल्प मिलती है, ज्यादा वो मोटिवेट होते हैं। तो फैमिली मेंबर्स को देखकर, फैमिली मेंबर्स या डॉक्टर्स को देखकर वो कई बार इतना नहीं सीखेंगे, समझेंगे, क्योंकि उनको पता है ये तो ऑलरेडी नॉर्मल लोग हैं, ये तो ठीक है, या वो तो मेरे को बस ठीक करने में जबरदस्ती फोर्स कर रहे हैं, या वो मेरे खिलाफ हैं, कुछ है, ऐसा सोचता रहेगा पेशेंट। वो लोग जो वो देखते हैं कि हमारे जैसे हैं और वो रिकवर कर गए हैं, उनसे पेशेंट ज्यादा अच्छे से सीखेगा, उनको ऑब्जर्व करेगा और उनके नक्शे कदम पर चलना बेटर समझेगा। इसीलिए कई सारे स्किज़ोफ्रेनिया डिल्यूजन के पेशेंट इंटरनेट पे जा जाके कम्युनिटी फोरम्स में बहुत ज्यादा पोस्ट रीड करते हैं, दूसरे पेशेंट के एक्सपीरियंसेस को पढ़ते हैं, सुनते हैं। फेसबुक पे जाकर या दूसरे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया वाले, वहां जाकर वो ग्रुप में पार्टिसिपेट करते हैं, जिससे कि उनको और ज्यादा होप्स मिले, और ज्यादा डायरेक्शन मिले कि उन्हें क्या करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे सपोर्ट ग्रुप्स जो हैं वो ऑनलाइन ऑफलाइन एग्जिस्ट करते हैं। हालांकि इंडिया में ऐसे ऑफलाइन ग्रुप्स होना जहां पर पेशेंट जा सके कम होता है। ऑनलाइन मीडियम पर उनको ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स मिल सकते हैं, खासकर कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या ऑनलाइन एक कम्युनिटी हो तो ऐसी जगह जाकर, ऐसी जगह पे पार्टिसिपेट करके, उनका मेंबर बन के पेशेंट को ज्यादा होप्स मिलेंगी, ज्यादा बेटर तरीके से वो रिकवर कर पाते हैं। क्योंकि देखिए पेशेंट को कहीं ना कहीं पता रहता है कि उसको प्रॉब्लम है। ये मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनमें न्यूरोकॉग्निटिव डेफिसिट बहुत ज्यादा नहीं होते, जिनमें इनसाइट बहुत पुअर नहीं होती। कई सारे ऐसे पेशेंट हैं जो अलग अलग टाइम पर ट्रीटमेंट लेके, या जो खासकर फर्स्ट एपिसोड में हैं या उससे जस्ट रिकवर कर रहे हैं, वो दूसरे पेशेंट्स को सुनना, देखना पसंद करेंगे। तो ऐसे में वो दूसरे लोगों से सीखकर ज्यादा बेटर तरीके से अपने को गाइड कर पाते हैं। तो ऐसे में पेशेंट के जो एफर्ट्स हैं उसको डिस्करेज ना करें, उनसे सीखें। दूसरे पेशेंट से सीखना बहुत जरूरी है, फैमिली मेंबर्स के लिए भी और पेशेंट्स के लिए भी। तो ये जो आपसे मैंने जानकारी शेयर की, उम्मीद है ये आपको पसंद आई होगी, उम्मीद है आपको इससे बहुत इंसाइट और जानकारी मिलेगी और आपको डायरेक्शन मिलेगी। वीडियो थोड़ी लंबी रही क्योंकि ढंग से किसी बात को बताने में टाइम लगता है,
काफ़ी कुछ कहना पड़ता है। ब्रीफ में 4 लाइनों में कुछ भी बताकर अपनी बात नहीं कही जा सकती, इसलिए मेरी ज़्यादातर वीडियोज़ लंबी होती हैं। एक तरह का ब्रीफ काउंसलिंग सेशन ही होती हैं मेरी वीडियोज़। तो ये वीडियो से आपको उम्मीद मिले, वीडियो से आपको डायरेक्शन मिले, ऐसी मैं उम्मीद करूँगा, ऐसी मेरी आशा रहेगी। और ये वीडियो आप उन लोगों से शेयर करें जिनको इस वीडियो से काफ़ी जानकारी मिल सकती है, ये वीडियो उनके लिए यूज़फुल हो सकती है। वीडियो को लाइक भी करें अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, साथ ही साथ चैनल भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।